ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू। और साइटोलॉजी की क्लास में आज हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सबसे कॉमनेस्ट मॉडल है, जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है। दिस इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि 1972 का ये मैटर था और सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा इस मॉडल को दिया गया था। सिंगर एंड निकोलसन। तो मॉडल काफ़ी फेमस भी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी सारी बातें इसके साथ में कनेक्ट हो जाती हैं। तो दो बड़े इशू यहाँ पे आ रहे हैं। एक तो है फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विडिटी। वन सेकेंड। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि जो पहला इसमें वर्ड है दिस इज फ्लूइड, और फ्लूइड का मतलब हम लिक्विडिटी से ले सकते हैं, यानी कि तरलता, लिक्विड जैसे होते हैं, यानी कि मूवमेंट होता है, डायनेमिक होते हैं। तो एक तो इसमें कंपोनेंट जो है वो हमें बता रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायनेमिक होती है, लिक्विड जैसी होती है, यानी कि सॉलिड नहीं होती, नॉट सॉलिड। लिक्विड का मतलब नॉट सॉलिड मीन्स जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो उसका जो मेन कंपोनेंट होता है दैट इज फॉस्फोलिपिड्स। और जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर या जिस भी टेम्परेचर के ऊपर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा होता है उस टेम्परेचर के ऊपर फॉस्फोलिपिड्स हैं वो लिक्विड फेज में होते हैं, सॉलिड फेज में नहीं होते। ठीक है, तो ये एक बड़ा कंपोनेंट हो गया कि मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स मिलेंगे और लिपिड्स सॉलिड ना होकर के लिक्विड कंडीशन में होते हैं, यानी कि वो मूव कर सकते हैं। दिस इज़ फ्लूइडिटी, कि उसमें फ्लूइडिटी का करैक्टर पाया जाता है। ऐसे ही दूसरा करैक्टर है मोज़ेक। मोज़ेक का मतलब होता है इरेगुलर पैटर्न। इरेगुलर पैटर्न। तो यहाँ पे जो इरेगुलर पैटर्न हमें देखने को मिलेगा वो होगा ऑफ प्रोटीन्स। ऑफ प्रोटीन्स कि मेम्ब्रेन के अंदर काफ़ी सारी प्रोटीन्स मिलेंगी, लेकिन प्रोटीन्स का जो अरेंजमेंट है, जो व्यवस्था होगी, वो बिल्कुल से इरेगुलर होगा। तो इरेगुलर पैटर्न के लिए मोज़ेक वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। तो दो बड़े कंपोनेंट हैं इन मॉडल के, कि एक तो जो लिपिड्स होंगे, दीज लिपिड्स आर फ्लूइड, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर वो लिक्विड कंडीशन में होते हैं, और दूसरी ये कि फॉस्फोलिपिड्स के अलावा हमें यहाँ पे प्रोटीन्स मिलेंगे और प्रोटीन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मोज़ेक पैटर्न में होगा, यानी कि इरेगुलर पैटर्न में पाया जाएगा। तो हम इस मॉडल को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। कई सारे पॉइंट्स होंगे, उन सबको एक साथ एक ही डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं ताकि ये चीज़ें हमें क्लियर हो जाएं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि जो मेम्ब्रेन होती है वो आउटर मोस्ट लेयरिंग होती है, कि सेल का जो लिविंग कंपार्टमेंट है उसका सबसे आखिरी भाग जो होता है वो मेम्ब्रेन के रूप में ही होता है। और अभी हम बात कर रहे हैं कि मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स हैं वो फ्लूइड होते हैं और साथ में प्रोटीन्स हैं वो लगे हुए मिलेंगे। प्रोटीन्स के लगने का जो तरीका है वो हमें मोज़ेक पैटर्न में मिलना है। तो इन्हीं चीज़ों को हम एक डायग्राम की सहायता से समझेंगे। ठीक है, देखिए, पहला कंपोनेंट हमें देखना है कि मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स पाए जाते हैं और लिपिड्स बाइलेयर के रूप में होते हैं, यानी कि यहाँ पे भी एक लिपिड है और दूसरे हाफ में भी लिपिड्स पाए जाते हैं।
सपोज ये आउटसाइड है, तो आउटसाइड को हम एक्सटीरियर बोलते हैं। आउटसाइड के लिए एक्सटीरियर वर्ड यूज़ किया जाता है। और अगर ये सेल की इनसाइड है तो इसको हम इंटीरियर बोलेंगे। इंटीरियर भी बोल सकते हैं, या हम इसको साइटोसोलिक साइड भी बोल सकते हैं कि ये साइटोसोल की साइड है, साइटोसोलिक साइड। और ऐसे ही ये एक्सटीरियर साइड हो जाएगी। तो मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ आउटसाइड है और मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ साइटोसोल प्रेजेंट होता है। और आउटर एनवायरनमेंट और साइटोसोलिक एनवायरनमेंट, इनके बीच में एक डिमार्किंग का काम करता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो दोनों को सेपरेट करता है। और यहाँ पर भी मेम्ब्रेन में भी दो हाफ हैं। सेकेंड, वन इज अपर लीफलेट, इसे हम बोलेंगे अपर लीफलेट। जो बाहर की तरफ होती है उसे अपन बोलेंगे अपर लीफलेट। इसी प्रकार से एक हाफ नीचे है, दिस इज लोअर लीफलेट। तो फोस्फोलिपिड बाइलेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर है, अपर लीफलेट एंड लोअर लीफलेट बोथ आर कंपोज्ड ऑफ फोस्फोलिपिड। और दोनों को मिला दें अपन तो दिस इज लिपिड बाइलेयर, दिस इज लिपिड बाइलेयर। तो मेनली जो फोस्फोलिपिड्स हैं या दूसरे लिपिड्स हैं वो एक बाइलेयर के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। और लिपिड्स का जो ओरिएंटेशन होता है, क्योंकि इंडिविजुअल, अगर हम लिपिड मॉलिक्यूल की बात करें तो इंडिविजुअल लिपिड मॉलिक्यूल में एक हेड स्ट्रक्चर होता है और इसके साथ में फाइटोल टेल लगी रहती है, फैटी एसिड चेन्स लगी रहती हैं, फैटी एसिड चेन्स। तो जो हेड वाला पार्ट है दिस इज पोलर, पोलर हेड है, क्योंकि यहाँ पे फोस्फोलिपिड लेंगे तो उसमें फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप के पास माइनस चार्ज होता है। ऐसे ये हाइड्रोकार्बन चेन है या फैटी एसिड चेन्स हैं, फैटी एसिड चेन जो कि नॉन पोलर होती हैं। तो मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स हैं उनके पास दो प्रकार के पार्ट हैं, एक पोलर हेड और एक नॉन पोलर टेल। इनको हम टेल भी बोलते हैं। दीज आर फैटी एसिड चेन्स दैट आर आल्सो कॉल्ड टेल्स। तो मेम्ब्रेन के लिपिड्स जो कि फोस्फोलिपिड्स वेरी कॉमनली हम बात कर रहे हैं, उनमें एक पार्ट पोलर है और दूसरा पार्ट नॉन पोलर है। तो जब किसी मॉलिक्यूल के पास पोलर और नॉन पोलर दोनों ग्रुप एक साथ हों तो उन्हें अपन बोलते हैं एम्फीपैथिक कंपाउंड्स। तो मेम्ब्रेन के लिपिड्स, चाहे हम किसी भी लिपिड को लें, ऑल लिपिड्स आर एम्फीपैथिक, क्योंकि उनमें पोलर और नॉन पोलर ये दोनों पार्ट एक साथ प्रेजेंट होते हैं। और इसी की वजह से उनका एक ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन इस प्रकार से होता है कि जो हेड हैं इनके, पोलर हेड, क्योंकि एक्सटीरियर में भी वाटर है और इंटीरियर में साइटोसोल है, वहाँ पर भी वाटर है। तो पोलर हेड ग्रुप वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दे इंटरेक्ट विथ वाटर। और जो टेल्स हैं ये पानी से दूर रखी जाती है, इनकी पानी से सबसे दूर सेंटर हो जाएगा बाइलेयर का, तो ये अवे फ्रॉम वाटर होती हैं। तो ये एक एम्फीपैथिक नेचर की वजह से होने वाला रीजन हो गया कि एम्फीपैथिक होते हैं मॉलिक्यूल, इसलिए हेड हैं उनको बाहर की तरफ जाना होता है, पोलर हेड्स को, जबकि जो टेल्स है उनको सेंटर की तरफ लगना होता है। तो ये एक इनका ओरिएंटेशन है कि मेम्ब्रेन के दोनों जो साइड होते हैं, बाहर की साइड और अंदर की साइड, यानी कि एक्सटीरियर फेस और इंटीरियर फेस, ये दोनों पोलर हेड से बने होते हैं, जो कि हाइड्रोफिलिक है। क्योंकि हाइड्रोफिलिक होगा तभी पानी के साथ इंटरेक्ट करता है, वो पोलर हैं, वो हाइड्रोफिलिक होते हैं।
और इसके अपोजिट जो टेल्स हैं ये हाइड्रोफोबिक होती हैं। तो मेम्ब्रेन बाइलेयर को बनाने वाले जो फॉस्फोलिपिड्स या अदर लिपिड्स जो भी हम बात करें वो ऑल आर एम्पीपैथिक, एंड एम्पीपैथिक होने की वजह से उनके हाइड्रोफोबिक भाग सेंटर में यानी कि टेल सेंटर में, और हाइड्रोफिलिक यानी कि पोलर हेड्स दोनों सरफेस की तरफ पाए जाते हैं। तो ये तो एक कंपोनेंट हुआ कि मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स हैं वो लगे रहते हैं, और ऐसे लिपिड पूरी मेम्ब्रेन में लगे हुए हैं। मेम्ब्रेन में हर जगह पे लिपिड्स हैं वो लगे हुए हैं। और फिर अभी हम बात कर रहे थे कि जो फ्लूइड मोज़ेक है, उस फ्लूइड मोज़ेक के रिगार्डिंग यहाँ पे जो मेम्ब्रेन के लिपिड्स हैं वो सारे लिक्विड हैं। लिक्विड का मतलब जैसे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट नहीं देते, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और गैसियस मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार से जब लिक्विड फेज में है तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी है इसका मतलब वो मूव करते हैं। तो मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स या दूसरे लिपिड्स वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। मेम्ब्रेन के लिपिड्स अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, कि वो डायनेमिक होते हैं, कि एक मॉलिक्यूल ऐसा नहीं कि हमेशा एक ही जगह पे होगा, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। पोजीशन चेंज एक लेयर में भी हो सकती है और बिटवीन टू लेयर भी हो सकती है। 1 सेकेंड। ओके, तो एक मॉडल के रूप में हम इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। तो सपोज हमारे पास एक फॉस्फोलिपिड है, मान लीजिए कि हमने इस फॉस्फोलिपिड की बात की। तो ये फॉस्फोलिपिड अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, ये मूव करते हैं, ये सारे फॉस्फोलिपिड मूव करते हैं। ये मेम्ब्रेन में इधर भी मूव कर सकता है और यहाँ भी मूव कर सकता है, और ऐसा मूवमेंट सारे लिपिड मॉलिक्यूल्स देते हैं। तो जब मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन की एक ही लीफलेट में अगर लेटरली डिफ्यूज होते हैं, दिस इज कॉल्ड लेटरल डिफ्यूजन, दिस इज लेटरल मूवमेंट। ऐसे ही एक लिपिड एक लीफलेट से दूसरे लीफलेट में भी ट्रेवल कर सकता है। जैसे वही लिपिड फ्लिप होके इधर भी आ सकता है, तो एक लीफलेट से दूसरे लीफलेट में भी इनका मूवमेंट हो सकता है। सिमिलरली यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड फ्लिपिंग। दिस इज ट्रांसफर मूवमेंट, दिस इज ट्रांसवर्स मूवमेंट, या इसे हम फ्लिपिंग बोल सकते हैं। फ्लिप कि एक साइड से दूसरी साइड में आ गया, फ्लिपिंग। तो मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स हैं वो लेटरल मूवमेंट भी देते हैं एंड ट्रांसफर मूवमेंट भी देते हैं, यानी कि एक लीफलेट में भी मूव करते रहते हैं और दो लीफलेट के अंदर उनका एक्सचेंज भी होता रहता है, कि एक लीफलेट से दूसरे में या दूसरे से पहले वाले में, कि आउट से इन भी आ सकते हैं, इन से आउट भी आ सकते हैं। ठीक है, जब हम फ्लिपिंग की बात करते हैं तो कुछ एंजाइम्स को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ एंजाइम्स जिनको हम यहाँ पे ले सकते हैं, वन इज फ्लिपेज, क्योंकि ये फ्लिपिंग अपने आप नहीं होती है, कुछ एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं। एक एंजाइम का नाम है फ्लिपेज। फ्लिपेज एंजाइम जब काम करेगा तो ये एक्सटीरियर से इंटीरियर की तरफ मूवमेंट जो होगा वो एक्सटीरियर टू इंटीरियर कि आउटर लीफलेट से अंदर की तरफ आएगा, आउटर साइड से, आउटर लीफलेट से अंदर की तरफ, यानी कि दिस वन, आउटर लीफलेट से अंदर की तरफ। तो फ्लिपेज एंजाइम किसी भी फॉस्फोलिपिड को बाहर की लीफलेट से अंदर की लीफलेट में ट्रांसफरली मूवमेंट करा देते हैं। ऐसे ही दूसरे एंजाइम होते हैं फ्लोपेज। और फ्लोपेज का रोल इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि वो अंदर की साइड से लिपिड्स को
बाहर की लीफलेट में पहुंचा देते हैं, यानी कि इंटीरियर से एक्सटीरियर की तरफ। तो ये इंटीरियर से एक्सटीरियर की तरफ, दिस विल बी सेकंड। और फिर तीसरे एंजाइम ऐसे होते हैं जो बाई डायरेक्शनल होते हैं, दे आर बाई डायरेक्शनल, उसको अपन बोलते हैं स्क्रम्बलेज, दे आर बाई डायरेक्शनल। फिर यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम बात करते हैं कि कोई लिपिड था वो हमेशा एक्सटीरियर से इंटीरियर में भेजा जा रहा है, तो इंटीरियर में उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगी और एक्सटीरियर में उसकी कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाएगी। सिमिलरली अगर बार बार इंटीरियर से वो एक्सटीरियर में भेजा जा रहा है तो उसका रिवर्स हो जाएगा। तो ये दोनों ही एंजाइम पहले से मॉलिक्यूल जहाँ ज़्यादा होता है, जैसे कि फ्लीपेज की बात करें तो इंटीरियर में पहले ज़्यादा है फिर वहीं पे भेजा जा रहा है, और एक्सटीरियर में पहले ज़्यादा था फ्लोपेज दोबारा से वहीं भेज रहा है। तो ये मोमेंट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के रिवर्स होते हैं, यानी कि पहले से जो बाहर ज़्यादा था वहीं पे दोबारा भेज रहा है, पहले से अंदर ज़्यादा था वहीं पे दोबारा भेजा जा रहा है। तो ये थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल डायरेक्शन होती है, तो एंजाइम एटीपी यूज़ करते हैं, एटीपी यूज होते हैं कि एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं कि फ्लिपेज और फ्लोपेज ट्रांसफ़र मूवमेंट मेम्ब्रेन लिपिड्स का कर सकते हैं, लेकिन वो एटीपी यूज़ करते हैं। दूसरी साइड में जो स्क्रम्बलेज है ये फॉस्फोलिपिड्स को हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की साइड में जाने देता है, यानी कि कोई लिपिड अगर बाहर ज़्यादा है तो वो अंदर की साइड में स्क्रम्बलेज के द्वारा पहुंचा दिया जाता है, और कोई अंदर ज़्यादा है तो उसको बाहर, यानी कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। स्क्रम्बलेज का काम हम ऐसे ले सकते हैं कि स्क्रम्बलेज दोनों साइड में इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है कि अगर कोई फॉस्फोलिपिड अंदर ज़्यादा है तो वो बाहर की तरफ पहुंचा दिया जाएगा, और कोई बाहर ज़्यादा है तो उसको अंदर की तरफ थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल डायरेक्शन जो होती है उसमें वो मूवमेंट करा देता है। ये एटीपी को यूज़ नहीं करता है, नो एटीपी यूज। तो फ्लिपेज, फ्लोपेज, स्क्रम्बलेज ये सब एंजाइम्स हैं, यानी कि मेम्ब्रेन में लगी हुई प्रोटीन्स हैं। दैट प्रोटीन फ्लिपिंग करने वाले सारे प्रोटीन्स होते हैं, और ये मेम्ब्रेन में लगे हुए प्रोटीन्स हैं जो एक साइड से जो भी हमारा फॉस्फोलिपिड है उसको उसकी नेचर के अकॉर्डिंग कि वो फ्लिपेज है तो एक्सटीरियर से इंटीरियर, फ्लोपेज है तो इंटीरियर से एक्सटीरियर, स्क्रम्बलेज है तो किसी भी डायरेक्शन में थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल जो डायरेक्शन होती है उसके अंदर मूव करा देते हैं। तो ये एक पहला पॉइंट रहा कि मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स हैं, लिपिड्स बाइलेयर के रूप में हैं, आउटर लीफलेट है, इनर लीफलेट है, और वहाँ के जो लिपिड्स हैं वो मूव करते हैं, और मूव करने की वजह से ही हम उसको लिक्विडिटी के लिए काउंट करते हैं, और जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। वन मोर थिंग आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि मेम्ब्रेन के लिपिड्स अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। सपोज हम यहाँ पे एक डायग्राम बना के उसको समझने की कोशिश करें, तो ये अभी हम मेम्ब्रेन को सरफेस से देख रहे हैं, मेम्ब्रेन को ऊपर से देख रहे हैं। तो मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स हैं वो उनके हेड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, इनकी टेल्स नीचे हैं, इनकी टेल्स नीचे हैं जो हमें दिखाई नहीं देंगी। तो ये फ्रीली मूवमेंट करते हैं, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, कोई भी अपनी पोजीशन को किधर भी चेंज कर सकता है। तो पोजीशन चेंज की वजह से इनके बीच में कभी कभी गैप भी बन सकता है। जब इन्होंने पोजीशन चेंज किया तो पोजीशन चेंज करने की वजह से बहुत ही थोड़े से समय के लिए इनके बीच में गैप बन जाते हैं, और इन गैप से होकर के ये एक साइड में गैप दिख रहा है हमें, ऐसा ही गैप दूसरी साइड में बन सकता है। तो इस गैप से होकर के जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट, और स्पेशली जो वाटर है उसका ट्रांसपोर्ट हो सकता है, तो बहुत ही कम समय के लिए। दिस इज़ लेटरल मूवमेंट कि मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स हैं वो जब लेटरल मूवमेंट देते हैं, और ये लेटरल मूवमेंट स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप होता है, क्योंकि मेम्ब्रेन के लिपिड मूवमेंट देते रहते हैं, हिलते रहते हैं।
तो उसकी वजह से ये पोर्स बनते रहेंगे और इन पोर्स को अपन बोलते हैं स्टैटिस्टिकल पोर्स। जो स्पॉन्टेनियस होते हैं और इनसे होकर के ट्रांसपोर्टेशन है वो हो सकता है। इनसे होकर के जो बहुत छोटे मॉलिक्यूल, स्पेशली जो वाटर मॉलिक्यूल है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ये इनके थ्रू हो सकता है। तो मेम्ब्रेन के अंदर पहला कंपोनेंट था कि लिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, और वो सब डायनेमिक हैं, वो स्टैटिक नहीं है, वो सॉलिड नहीं है, जमे हुए नहीं है, वो मूव करते रहते हैं। और मूव करने की वजह से उसमें मूवमेंट भी दो प्रकार के हैं, एक लेटरल मूवमेंट है, एक ट्रांसफर मूवमेंट है। लेटरल मूवमेंट ज़्यादा कॉमन है क्योंकि एक ही लीफलेट में साइड में होना ये ज़्यादा ईजी है, जबकि एक लीफलेट से दूसरी लीफलेट में ट्रैवल करना ये ज़्यादा ईजी नहीं है। तो ये कॉमन मूवमेंट यही होता है। राइट, ये तो पहला कंपोनेंट हो गया लिपिड्स को लेकर के कि मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। और फॉस्फोलिपिड्स के अलावा जो दूसरा कंपोनेंट होगा दैट आर प्रोटीन्स, कि मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स जो हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक ऐसे प्रोटीन जो केवल बाहर से अटैच होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर धंसे हुए नहीं होते हैं। ये आउटर साइड में भी हो सकते हैं, इनर साइड में भी हो सकते हैं। तो इन्हें अपन बोलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, वीकली बाउंड होते हैं। एक्सट्रिंसिक का मतलब केवल आउटर साइड नहीं है, अगर अंदर की साइड में है तो उसका नाम भी एक्सट्रिंसिक ही होता है। एक्सट्रिंसिक का मतलब मेम्ब्रेन से बाहर है वो। अब ये नहीं कि वो सेल से कौन सी साइड है, वो नहीं हमें यहाँ पे काउंट करना है। हमें सिर्फ इतना काउंट करना है कि वो मेम्ब्रेन से बाहर है, मेम्ब्रेन में धंसा हुआ नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक को दूसरा वर्ड जो हम यूज़ कर सकते हैं कि उनको हम पेरिफेरल भी बोल सकते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन। तो ये पेरिफेरल भी है, ठीक है। वीकली बाउंड होते हैं और ये आराम से डिसोसिएट भी हो सकते हैं। दूसरे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर धंसे हुए होते हैं। जो मेम्ब्रेन के अंदर धंसे हुए होते हैं, और मेम्ब्रेन में इनका जो धंसना है वो दो प्रकार से हो सकता है। मेम्ब्रेन के अंदर आधे धंसे हुए, और कुछ ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर पूरे धंसे हुए होते हैं। जो मेम्ब्रेन में पूरे धंसे हुए होंगे उसे अपन मेम्ब्रेन स्पानिंग भी बोल सकते हैं। मेम्ब्रेन स्पानिंग कि मेम्ब्रेन को आर पार भेद देता है, मेम्ब्रेन से एक साइड से दूसरी साइड तक कंटिन्यूस पूरी मेम्ब्रेन को स्पान करता है, पूरी लंबाई को स्पान करना मेम्ब्रेन स्पानिंग। और कुछ मेम्ब्रेन के अंदर धंसे हुए होते हैं, ये मेम्ब्रेन के आधे भाग में धंसा हुआ है, तो वो पार्सली एम्बेडेड है, स्पानिंग नहीं है। पार्सली एम्बेडेड प्रोटीन है। तो प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर दो प्रकार से हमें मिल सकते हैं, या तो पार्सली एम्बेडेड या वो मेम्ब्रेन को स्पान करते हुए। और ये दोनों ही कैटेगरी, चाहे वो मेम्ब्रेन को 1 सेकेंड, तो दीज आर इंटीग्रल प्रोटीन्स। ये पेरिफेरल नहीं है, इनको अपन इंट्रिंसिक भी बोल सकते हैं और इंटीग्रल भी बोल सकते हैं। तो इंटीग्रल प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर धंसी हुई, अब धंसने का स्तर है वो पार्शियल भी हो सकता है और कंप्लीट स्पानिंग भी हो सकती है।
और मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स कहाँ मिलेंगे, ये मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स कहाँ मिलेंगे, इनका कोई निश्चित पोजीशन नहीं होता है कि एक्सट्रिंसिक भी कहीं भी मिल सकता है, इंट्रिंसिक पार्सली हो या फुल्ली एम्बेडेड हो, ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से एक तो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट है, फिर दूसरा जो मेम्ब्रेन के लिपिड्स हैं ये मूव करते रहते हैं, तो कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ मिलेगी इसका भी कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है। तो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो पैटर्न आएगा इनका दैट विल बी मोज़ेक। तो दो बड़े कंपोनेंट थे, एक था बाइलेयर के रूप में पाया जाना और साथ में उसके लिक्विडिटी जुड़ा हुआ था, और दूसरा था कि जो प्रोटीन्स हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक, लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन बिना किसी अरेंजमेंट के या बिना किसी ऑर्डर के होता है, यानी कि रैंडम होता है, तो उसके लिए हम मोज़ेक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो मेम्ब्रेन की बात की जाए सिंगर निकोलसन मॉडल के अकॉर्डिंग, तो उसमें दो बड़े कंपोनेंट हैं, एक लिपिड्स हैं और दूसरे प्रोटीन्स हैं। लिपिड्स से हमें उनकी फ्लूइडिटी ऐड करनी होती है और प्रोटीन से जो रैंडमनेस या जो मोज़ेक पैटर्न है वो हमें ऐड करना होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अनु, बातें समझ में तो आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है। इसके बाद में मेम्ब्रेन में ही बनने वाली कुछ और स्ट्रक्चर की बात करते हैं जिनको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब आपको ऐसा लगना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोसोल के बाहर एक परत हो गया, लिक्विड, थोड़ा सा लिक्विड जैसा परत है, उसमें कहीं कहीं पे किसी निश्चित पैटर्न के बिना प्रोटीन्स हैं वो लगे हुए हैं। तो एक रैंडम पैटर्न है और एक लिपिड का आवरण हो गया, और उसमें भी बाइलेयर हैं और उसमें जो भी है वो सब मूवमेंट कर रहा है। तो सारी मेम्ब्रेन के अंदर डायनामिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी कि बिल्कुल से पूरी मेम्ब्रेन हिलती है, ऐसा आप फील कर सकते हैं कि आपकी कॉन्सेप्ट आपको ऐसा समझा रही है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास कोई सेल है, दिस इज ए पर्टिकुलर सेल, और इस पर्टिकुलर सेल को यहाँ कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड को रिस्पॉन्स देना है या उसके साथ में इंटरेक्ट करना है, या कोई भी उसके साथ में प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट होना उसको इम्पोर्ट नीडेड है। तो एक तो ये होता है कि मेम्ब्रेन तो चारों तरफ है, सराउंडिंग में मेम्ब्रेन ही है, तो क्या सारी मेम्ब्रेन इसके लिए अवेलेबल है, या जहाँ से इसको इंटरेक्शन करना है वहाँ पे मेम्ब्रेन कुछ अलग होनी चाहिए, या इस बार तो यहाँ पे कुछ इसको फंक्शन करना पड़ रहा है, अगली बार पता लगता है कि कोई दूसरा मॉलिक्यूल है वो इस साइड में है तो उसको यहाँ से रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। तो ये भी अनिश्चित होता है कि मेम्ब्रेन को किस समय पे किस कंपाउंड को और कौन सी सरफेस से रिस्पॉन्स करना, तो ये सब रैंडम होता है कि कोई एक्स कंपाउंड है वो कभी भी किधर भी जगह प्रेजेंट हो सकता है, कोई वाई कंपाउंड है वो किसी भी समय किसी भी सरफेस के ऊपर आकर के इंटरेक्शन के लिए अवेलेबल हो सकता है। तो ये सब रैंडम है, अनसर्टेन होता है कि कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ आएगा, उसके साथ में कोई फंक्शन करना है या नहीं करना, ये सब रैंडम होता है। और फंक्शन करने का मतलब एक स्पेशल वर्क करना पड़ेगा ना, जो बाकी जगह पे नहीं हो रहा वो यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे कोई बच्चा बैठा हो और बगल में बैठा बच्चा उसके मतलब कमर में अंगुली करे, तो बाकी बॉडी को थोड़ी फ़र्क पड़ता है, जहाँ जहाँ उसने टच किया वहाँ फ़र्क पड़ेगा। तो रिस्पॉन्स एक खास जगह से देना होता है। तो वैसे ही मेम्ब्रेन के सामने इश्यूज हैं कि मेम्ब्रेन को कब कहाँ से किस प्रकार का रिस्पॉन्स देना पड़े, ये टोटल अनसर्टेन होता है। तो जब भी रिस्पॉन्स देना पड़ेगा तो रिस्पॉन्स देने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, और फिर वो स्ट्रक्चर वही नहीं होनी चाहिए। अगली बार हो सकता है कि
पहली बार रिस्पॉन्स यहाँ देना पड़ा, फिर यहाँ देना पड़ा, अगली बार और कहीं देना पड़ रहा है, तो वो स्ट्रक्चर बननी भी चाहिए और फिर वापस हट जानी चाहिए, फिर अगली बार जहाँ देना पड़ रहा है वहाँ बननी चाहिए। तो ऐसे कुछ टेम्परेरी इसमें अरेंजमेंट होने चाहिए, मेम्ब्रेन के अंदर कुछ टेम्परेरी ऐसे अरेंजमेंट आने चाहिए कि जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ वो बनते रहें, और जब ज़रूरत नहीं होती है या फंक्शन हो जाता है तो वापस से डिसअपियर हो जाए। यानी कि कुछ खास स्ट्रक्चर्स होने चाहिए वो जो डिसअपियर एंड रीअपियर हो, यानी कि डायनेमिक हो। हालांकि मेम्ब्रेन पूरी ही डायनेमिक है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हों कि वो बने भी और वो डिसअपियर भी हो जाएं, कि बनते भी रहें और हटते भी रहें, ऐसे स्ट्रक्चर होने चाहिए। और वहाँ उनको स्पेशल वर्क करना है, कुछ ना कुछ काम करना है, जैसे किसी वायरस की एंट्री होनी है या कोई शुगर अंदर लेना है या कोई और टॉक्सिक कंपाउंड उसको रिस्पॉन्स देना है, तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी होंगी। कि जब भी कोई स्पेशल फंक्शन करना होगा तो लिपिड्स की भी नीड होगी और प्रोटीन की भी नीड होगी। और फिर ये स्ट्रक्चर बाकी स्ट्रक्चर से थोड़ी अलग भी होनी चाहिए, कि बाकी जो मेम्ब्रेन है जहाँ इसको काम नहीं करना पड़ रहा, मान लो कि इतने भाग को वर्क करना पड़ रहा है, तो इस पार्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, उसका कंपोजिशन चेंज होना चाहिए और ये टेम्परेरी होना चाहिए। तो ऐसी स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन के अंदर बनती हैं जहाँ पे कुछ खास प्रकार के लिपिड्स होते हैं और कुछ खास प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन तो जैसा फंक्शन करना है उसके अकॉर्डिंग होते हैं, और लिपिड यहाँ पे स्पेशल होते हैं। तो यहाँ पे जो मेन लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स की बात की जाए तो उसमें एक तो होता है कोलेस्ट्रॉल और दूसरा होता है स्फिंगोलिपिड्स। हालांकि कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल को Cl बोल दें, स्फिंगोलिपिड को Sl बोल दें, तो कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड बाकी जगह पे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल यहीं होते हैं, वो हर जगह पे होते हैं। लेकिन जब ज़रूरत होती है तो यहाँ पे वो इकट्ठे हो जाते हैं, और जब वर्क हो जाता है तो वापस से डिसअपियर हो जाते हैं। जब फंक्शन हो जाता है तो ये वापस से डिफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अभी हमने कहा था कि मेम्ब्रेन के लिपिड्स हैं वो डिफ्यूज हो सकते हैं, वो मूवमेंट दे सकते हैं। तो जब नीड होती है तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड की मात्रा बढ़ जाती है, और कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड की मात्रा बढ़ने की वजह से ये स्ट्रक्चर हल्की सी हार्ड हो जाती है, रिजिड, हल्का सा हार्ड। ऐसा नहीं कि जम जाता है, जमता कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरी मेम्ब्रेन लिपिड की तरह रहती है। तो बाकी लिपिड, बाकी जो कंपोजिशन है उसकी तुलना में हल्का सा हार्ड हो जाता है। और यहाँ पे कुछ खास प्रकार के प्रोटीन जो कि पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, चाहे वो एक्सट्रिंसिक हो, चाहे वो इंट्रिंसिक हो, चाहे वो मेम्ब्रेन स्पानिंग करने वाला हो, तो ये सब प्रोटीन इसके साथ में यहाँ पे अटैच रहते हैं। और कई बार जब एक्सटीरियर को कम्युनिकेट करना होता है तो कुछ कार्बोहाइड्रेट पार्ट भी यहाँ पे अटैच हो सकते हैं, कि मेम्ब्रेन के लिपिड के साथ में भी कार्बोहाइड्रेट लग जाए। जब लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट होगा तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। ऐसे ही अगर कोई प्रोटीन है और किसी प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोला जाता है। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, जैसे लिपिड मॉलिक्यूल था और इसके साथ में कार्बोहाइड्रेट चेन ऐड हो गया, तो दिस इज़ ग्लाइकोलिपिड। ऐसे कोई प्रोटीन था, ये मेम्ब्रेन में धंसा हुआ, आधा धंसा हुआ, पूरा धंसा हुआ, कुछ भी हम ले सकते हैं, उसके साथ में कार्बोहाइड्रेट चेन जुड़ गया तो दैट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन, इनमें ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट का मेन रोल होता है कम्युनिकेशन। कि जो कार्बोहाइड्रेट चेन्स हैं ये काम आती है कम्युनिकेशन के लिए, कि बाहर जो भी मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करना या उसके साथ में केमिकल इंटरेक्शन करना, उसके लिए ज़रूरी होता है कार्बोहाइड्रेट।
तो जब भी कोई फंक्शन करना होता है तो ख़ास प्रकार के प्रोटीन और ख़ास प्रकार के लिपिड्स वो मेम्ब्रेन में जहाँ काम करना है वहाँ पे कुछ समय के लिए गैदर होते हैं, और उनके गैदर होने से बाकी मेम्ब्रेन और यहाँ के एरिया में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, और इन एरिया को हम बोलते हैं लिपिड राफ्ट्स। इनके लिए जो वर्ड होता है दैट इज़ लिपिड राफ्ट्स। तो लिपिड राफ्ट्स टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेम्ब्रेन में बनने वाली टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं। दे आर टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो फॉर्म एंड डिसअपियर होती रहती है, बनती भी रहती हैं, हटती भी रहती हैं, और इनकी निश्चित कोई साइज नहीं होती, लेकिन कुछ पैरामीटर हैं कि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, स्फिंगोलिपिड्स की मात्रा ज़्यादा होती है। तो रिच इन कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड्स, कि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड ज़्यादा होते हैं। तो मेम्ब्रेन सारी होमोजेनस नहीं होती है, हर जगह से मेम्ब्रेन एक जैसी नहीं होती। मेम्ब्रेन में जहाँ जहाँ कुछ भी काम करना पड़ रहा है वहाँ वहाँ पे एक माइक्रो एनवायरनमेंट बन जाता है। यहाँ का एनवायरनमेंट कुछ अलग हो गया कि दिस इज़ ए माइक्रो एनवायरनमेंट, बाकी एनवायरनमेंट अलग है, ये हल्का सा एक अलग एनवायरनमेंट बन गया। तो दिस इज़ माइक्रो एनवायरनमेंट जो किसी फंक्शन तक काम करेगा। जैसे ही फंक्शन हो जाएगा ये डिसअपियर हो जाता है, ये वापस से डिफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए? इसी प्रकार से मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं। प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमने मेम्ब्रेन लिया और इस बार हम मेम्ब्रेन को सरफेस से देख रहे हैं, हम उसको सरफेस व्यू से देखेंगे। तो यहाँ पे सब फॉस्फोलिपिड लगे हुए हैं और मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स एक जगह पे इंटरेक्ट करने लग जाएं, यानी कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, तो उनकी वजह से प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कि कुछ खास प्रकार के प्रोटीन आपस में इंटरेक्ट करें और उनके इंटरेक्ट करने से एक उनका कॉम्प्लेक्स बन जाए। और पर्टिकुलर जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में हम ईटीएस को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स ही जाते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 ऐसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, उनकी मेम्ब्रेन के अंदर भी ऐसा ही ईटीएस जैसा वर्क होता है। तो मेम्ब्रेन के अंदर कई सारे प्रोटीन एक गुच्छा बनाने लग जाते हैं कि बहुत सारे प्रोटीन हैं वो मिलकर के एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बना लें। तो ऐसे स्ट्रक्चर किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, कि एक खास प्रकार के फंक्शन के लिए जो नीडेड प्रोटीन्स हैं वो एग्रीगेट होकर के कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, तो डेडिकेट फॉर ए फंक्शन। तो ऐसी स्ट्रक्चर भी हमें मिल सकती हैं कि ऐसा नहीं कि मेम्ब्रेन में एक एक प्रोटीन ही लगी रहती है, प्रोटीन किसी फंक्शन के लिए इकट्ठा भी हो सकते हैं जब उनको डेडिकेटेड वर्क करना होता है कोई। और सिमिलरली इसी प्रकार से जो मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स हैं वो कोरल्स बना सकते हैं। और कोरल्स के लिए जो अलग से वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं कि वो एक प्रकार के साइटोस्केलेटन फैंसेज होते हैं। साइटोस्केलेटन फैंसेज, फेंसिंग हो गई एक प्रकार की, साइटोस्केलेटन की जालियाँ सी बन जाती है। मीन्स जैसे हमने मेम्ब्रेन ले लिया और इस मेम्ब्रेन के नीचे साइटोस्केलेटन के फिलामेंट्स पाए जाते हैं, एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह। तो साइटोस्केलेटन के फिलामेंट्स हैं, साइटोस्केलेटन का पूरा नेटवर्क या नेटवर्क पाया जाता है।
तो ये मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स और मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स हैं उनके साथ में इंटरेक्ट करके एक ख़ास प्रकार का जाल बना दें कि मेम्ब्रेन के लिपिड्स और प्रोटीन साइटोस्केलेटन के साथ में इंटरेक्ट करने लग जाएं, तो उनसे जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम कोरल्स बोलते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि मेम्ब्रेन में केवल लिपिड्स ही हैं, ओनली प्रोटीन्स ही हैं। मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, जो मेम्ब्रेन को, जैसे हम कोई टेंट लगाएं तो उसमें कपड़ा जो है उसके नीचे हमें पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है, पूरा ढांचा तैयार करना पड़ता है। वैसे मेम्ब्रेन को बाहर तक लगाए रखने के लिए पीछे पूरा मैसवर्क होता है, साइटोस्केलेटन का पूरा जाल होता है। तो चाहे हम कोरल्स की बात करें या हम प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, चाहे हम लिपिड राफ्ट्स की बात करें, ये सब फ्लूइडिटी के अगेंस्ट है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लूइडिटी है। कि मेम्ब्रेन के लिए हम अप्लाई कर रहे थे फ्लूइडिटी, लेकिन ये फ्लूइडिटी को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, रेस्ट्रिक्ट द फ्लूइडिटी, कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इनसे कम हो जाए। क्योंकि जब राफ्ट बनेगा तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे लिपिड और प्रोटीन इकट्ठा हो गए, तो फ्लूइडिटी कम हो जाती है। सिमिलरली प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनता है तो वहाँ पे फ्लूइडिटी कम हो जाती है। ऐसे ही जब कोरल्स की कोई स्ट्रक्चर है और वो कहीं से बंध गई तो अब उसका मूवमेंट कम हो जाएगा। तो कोरल्स का बनना हो, कॉम्प्लेक्सेस का बनना हो या राफ्ट्स का बनना हो, ये फ्लूइडिटी को डिक्रीज कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी के साथ में आप एक और पॉइंट ऐड कर पाएंगे कि फ्लूइडिटी का जो रीजन है, कि मेम्ब्रेन के फ्लूइड होने के पीछे जो जिम्मेदार हैं वो है लिपिड्स। और लिपिड्स की फ्लूइडिटी डिपेंड करती है फैटी एसिड चेन के ऊपर, फैटी एसिड चेन। फैटी एसिड चेन में हम ध्यान दे सकते हैं कि जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड होते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड ये लिक्विड होते हैं, और उसी अकॉर्डिंग अगर लॉन्ग चेन फैटी एसिड होंगे तो वो सॉलिड होते हैं। ये तो मैटर होता है चेन लेंथ का, कि हाइड्रोकार्बन चेन छोटी है या बड़ी। तो चेन लेंथ छोटी होने पे लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, और चेन लेंथ बड़ी होने पे मेम्ब्रेन को जो लिपिड्स हैं वो सॉलिड होने लग जाते हैं। इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि अगर फैटी एसिड्स हैं वो सैचुरेटेड हैं, उनमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, सैचुरेटेड यानी कि विदाउट डबल बॉन्ड, तो वो सॉलिड होते हैं। और ऐसे ही अगर उनमें डबल बॉन्ड है यानी कि वो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड यानी कि विथ डबल बॉन्ड, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर थोड़ा सा आप ऐसे समझें कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर कैसा है, उसके दो ऑप्शन हैं कि वो सॉलिड है, अभी पिघला नहीं है, और दूसरा ऑप्शन वो पिघला हुआ है, लिक्विड। तो जो सॉलिड होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड है, इसका मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, नॉर्मल टेम्परेचर से बड़ा है। तो जब तक हम उनको गर्म नहीं करेंगे वो नहीं पिघलेंगे। और जो लिक्विड है नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, इसका मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट लो है। तो जब हम चेन को बड़ा कर देते हैं या बड़ी चेन होती है तो सॉलिड होते हैं। इसी प्रकार से अगर उनमें डबल बॉन्ड नहीं है तो वो सॉलिड होते हैं। ये सैचुरेशन का मैटर है कि डबल बॉन्ड है या नहीं, सैचुरेशन। और फिर एक ही डबल बॉन्ड है या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो जाते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड,
मोनो अनसैचुरेटेड, कि उनमें एक ही डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एक। ऐसे ही पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें बहुत सारे डबल बॉन्ड होते हैं। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा। तो मेम्ब्रेन को लिक्विड बनाए रखने के लिए मेम्ब्रेन के दो इश्यू हैं। मेम्ब्रेन को जो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं उनको आप थोड़ा सा ऐसे भी देख सकते हैं कि मेम्ब्रेन मेनली लिपिड से बना है और लिपिड के सामने क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क किस प्रकार से है कि अगर टेम्परेचर लो हुआ और टेम्परेचर हाई हुआ, क्योंकि बाहर टेम्परेचर कम भी हो सकता है, टेम्परेचर ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर टेम्परेचर लो हुआ तो ये जम जाएगी, मेम्ब्रेन जम जाएगी, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो मेम्ब्रेन और पतली हो जाएगी, यानी कि मेल्ट हो जाएगी। तो चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो या टेम्परेचर कम हो, तो लो टेम्परेचर के ऊपर जमनी नहीं चाहिए। अगर जम जाएगी तो जो परमेबिलिटी है मेम्ब्रेन की वो ख़त्म हो जाएगी। तो मेम्ब्रेन जम जाएगी तो मेम्ब्रेन सॉलिड हो जाएगी, यानी कि ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर मेम्ब्रेन पिघल गई तो और पतली हो जाएगी और फिर उसकी परमेबिलिटी वो बढ़ जाएगी, तो वो भी नेगेटिव है। तो दोनों इश्यू नहीं होने चाहिए। टेम्परेचर कम हो तो जमनी नहीं चाहिए और टेम्परेचर ज़्यादा हो तो पिघलनी नहीं चाहिए। ये बिगेस्ट इश्यू होता है कि हाँ, इसका सॉल्यूशन ऑर्गेनिज्म के पास होना चाहिए। तो जिनको कोल्ड टेम्परेचर पे, जैसे कि पोलर बियर है, कि जिनको ध्रुवीय क्षेत्रों में रहना है, बहुत ज़्यादा ठंड में रहना है, तो उनके मेम्ब्रेन लिपिड वो होंगे जो जल्दी ना जमे, है ना, जल्दी सॉलिड ना हो। तो जल्दी सॉलिड ना हो इसका मतलब जो पिघले ज़्यादा या जिनमें लिक्विडिटी ज़्यादा हो, तो वो होंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, कि नॉर्मली वो पिघले हुए होते हैं तो ज़्यादा ठंड के ऊपर भी वो जमेंगे नहीं। अगर पहले से कोई हमने जमा हुआ ले लिया सैचुरेटेड फैटी एसिड, वो तो पहले से ही जमा हुआ है और ठंड में तो वो और ज़्यादा जम जाएगा, तो मेम्ब्रेन पूरी फ्रीज हो जाएगी, तो मेम्ब्रेन में मूवमेंट ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे ही जिनको हाई टेम्परेचर, जैसे कि कोई ट्रॉपिकल है, डेजर्ट का है, तो वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसको ऐसे लिपिड चाहिए जो ज़्यादा टेम्परेचर पे भी ना पिघलें, यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये अडेप्टेशन होता है कि जिनको जितने टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव करना है, उनके मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स हैं वो उनके अकॉर्डिंग पाए जाते हैं, ताकि मेम्ब्रेन की लिक्विडिटी मेंटेन रहे। तो लिक्विडिटी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। ना तो पिघलना अच्छा है और ना जमना अच्छा है। तो टेम्परेचर कैसा भी हो, लिक्विड ही बना रहे, उसके लिए ज़रूरी है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनके अंदर लिपिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके।